हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब क्लासेस। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो से हम असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स का जो हमारा पेपर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारी फर्स्ट यूनिट है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, नेचर एंड नीड्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि जो बौद्धिक अक्षमता है उसका ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वो कंडीशन होती है जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग मतलब कि किसी भी इंसान की सोच समझ, रीजनिंग और जो अडेप्टिव बिहेवियर जैसे कि डेली लाइफ स्किल्स होती हैं वो नॉर्मल इंसान से कम होती है। तो ये कंडीशन 18 ईयर्स की एज से पहले ही अपीयर होनी शुरू हो जाती है, बचपन में भी दिख जाती है जब किसी बच्चे का जो डेवलपमेंटल डिले देखने को मिलता है। तो इससे हम थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि ये बच्चा थोड़ा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि समय के साथ साथ सोसाइटी का जो एटीट्यूड है वो कैसे चेंज हुआ। पहले इन लोगों को रिजेक्ट किया जाता था, फिर सोसाइटी ने इनको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया, और कैसे जो एक्सक्लूजन था पहले और अब इंक्लूजन है वो सफ़र कैसा था। तो एंशिएंट एंड मिडिवल पीरियड की बात करें तो इस पीरियड में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को बिल्कुल भी नहीं समझा जाता था। लोग सोचते थे कि कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स का मतलब होता है इविल स्पिरिट्स का अफेक्ट होना। उनका ये मानना था कि कोई बुरा साया जो है वो इन लोगों के ऊपर घूम रहा है। तो एंशिएंट ग्रीस और रोम में सीवियर डिसेबिलिटी वाले लोगों को कभी कभी सोसाइटी से अलग भी कर दिया जाता था और कई जगह पर उन्हें मारने के लिए भी छोड़ दिया जाता था। पर इसका मतलब ये नहीं था कि उस टाइम पर सब कुछ नेगेटिव ही था। कुछ फिलोसफर्स थे जैसे कि सोक्रेट्स और एरिस्टोटल, इन्होंने एक्सेप्ट किया कि जो लोगों की जो मेंटल एबिलिटीज़ होती है वो अलग अलग होती है। तो मिडिल एज के दौरान रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे कि कुछ गुरुद्वारे और चर्च इन्होंने भी कभी कभी इन लोगों की केयर करनी शुरू की, लेकिन एजुकेशन और जो सोशल एक्सेप्टेंस था वो एकदम ना के बराबर उस टाइम में देखने को मिलता था। ओवरऑल देखें तो जो सोसाइटी का एटीट्यूड था वो इन लोगों के लिए काफ़ी नेग्लेक्टेंस वाला देखा गया और इग्नोरेंस पर बेस्ड था। लोग इन पर थोड़ी कभी कभी दया खा लेते थे, लेकिन इन जो एक्सेप्टेंस था वो बिल्कुल ना के बराबर था। उसके बाद 17th एंड 18th सेंचुरी की बात करें तो इसमें एनलाइटमेंट के साथ साथ लोगों की जो सोच है वो बदलनी शुरू हुई। अब ये आइडिया आया कि इवन चिल्ड्रन विद इंटेलेक्चुअल लिमिटेशन कैन लर्न। वो सोचने लगे कि भले ही ये लोग इंटेलेक्चुअली डिसेबल हैं लेकिन इनमें भी कुछ सीखने की क्षमता है, अगर हम इन्हें कुछ सिखाएंगे तो ये सीख सकते हैं। जैसे कि जॉन लॉक ने कहा था कि जो हमारा एक माइंड है वो एक ब्लैंक स्लेट है, इसका मतलब हर इंसान एक्सपीरियंस के थ्रू सीख सकता है, इवन दोज विद डिसेबिलिटीज़। इस टाइप यूरोप में पहली बार एजुकेशन और जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है वो भी स्टार्ट किए गए। तो ये पीरियड एक टर्निंग पॉइंट था फ्रॉम होपलेस टू पॉसिबिलिटी, यानी कि इस पीरियड में ये देखा गया कि हाँ, अगर हम किसी बच्चे को कुछ सिखाएं तो वो बार बार प्रैक्टिस के बाद सीख सकता है। उसके बाद हम 19th सेंचुरी यानी कि साइंटिफिक एंड एजुकेशनल अप्रोच की जो बात करते हैं तो ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ था जहाँ साइंटिफिक स्टडी और सिस्टमैटिक ट्रेनिंग जो है वो शुरू हुई। तो जीन मार्क गैस्पर्ड इटार्ड थे जो कि फादर ऑफ स्पेशल एजुकेशन है। तो सबसे पहले इसमें हम इनकी बात करते हैं। तो फ्रेंच डॉक्टर इटार्ड ने विक्टर द वाइल्ड बॉय ऑफ एविरोन के साथ काम किया। इन्होंने सेंसरी ट्रेनिंग, रिपीटेशन, रिवॉर्ड और इंडिविजुअलाइज्ड जो टीचिंग है वो यूज़ की। इटार्ड ने प्रूव किया कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी सीख सकते हैं। इसके बाद एडवर्ड सेगिन की बात करें तो इटार्ड के स्टूडेंट थे सेगिन। इन्होंने मोटर ट्रेनिंग और सेंसरी एक्सरसाइजेज जो है उस पर जो बेस्ड एजुकेशन है वो डेवलप की। इनका गोल था कि स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाना, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी जो हैं उनको इंडिपेंडेंट बनाना। उसके बाद इंस्टीट्यूशनलाइजेशन मूवमेंट हुई जिसमें कि इस पीरियड में लार्ज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए जहां पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं उन्हें रखा जाता था। शुरुआत में इनका एम था इन सभी को ट्रेनिंग देना, इन सभी को इंडिपेंडेंट बनाना, लेकिन बाद में जो ये इंस्टीट्यूशंस हैं ये ओवर क्राउडेड हो गए और ये भी नेग्लेक्टफुल हो गए, यानी कि इन्हें भी नज़रअंदाज किया जाने लगा। तो इस सेंचुरी ने साइंटिफिक थिंकिंग और स्पेशल एजुकेशन का फाउंडेशन बनाया। एक तरह से इन्होंने स्पेशल एजुकेशन की नींव रखी। उसके बाद 20th सेंचुरी की बात करें
तो इस टाइम पर जो शिफ्ट था वो हो गया एजुकेशन और राइट की टूवर्ड्स। तो इस पीरियड में साइकोलॉजी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया था। सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्टिंग, तो 1905 में बिनेट साइमन ने पहला IQ टेस्ट बनाया जिससे इंटेलेक्चुअल लेवल्स को क्लासीफाई किया जाने लगा। लेकिन कभी कभी लेवलिंग से सेग्रेगेशन भी बढ़ गया। फिर ह्यूमन राइट्स मूवमेंट भी इस दौरान देखने को मिली, जैसे कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ह्यूमैनिटी बेस्ड थिंकिंग आ गई। एवरी लाइफ डिजर्व डिग्निटी की बात उठने लगी कि सभी लोगों का जो जीवन है, सबकी जो लाइफ है वो डिग्निटी को डिजर्व करती है। तो उसके बाद जो स्पेशल एजुकेशन की क्लासेस की बात करें तो 1950s से 1970s के दौरान स्पेशल स्कूल्स ओपन हुए। उसके बाद रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम्स जो हैं वो शुरू हुए। उसके बाद जो पेरेंट्स एसोसिएशन ने राइट्स और जो एजुकेशन है उसको बेटर बनाने की डिमांड की। और उसके बाद लेट 20th सेंचुरी की बात करें तो नॉर्मलाइजेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी पॉपुलर हो गया। तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो टर्म है वो अडॉप्ट की गई और जो ज़्यादा रिस्पेक्टफुल और पॉजिटिव थी, जिसको बोला जाता था इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। उसके बाद अब 21st सेंचुरी की बात करें तो यहाँ पर इंक्लूजन और एम्पावरमेंट देखा गया, यानी कि इसको समावेशन और सशक्तिकरण का युग भी माना जाता है। तो आज के टाइम में जैसे कि फोकस किया गया है इंक्लूजन पर, एक्सेसिबिलिटी पर, इंडिपेंडेंट लिविंग और ह्यूमन राइट्स पर। तो इंडिया में RPWD एक्ट 2016 ने एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और इक्वल राइट्स इंश्योर किए। स्कूल सेटिंग्स में स्पेशल एजुकेटर्स, साइकोलॉजिस्ट और थेरेपिस्ट का जो रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आज के टाइम पर। ये सभी मिलकर IEP यानी कि जो इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान है वो बनाते हैं। तो आज की जो अप्रोच है वो स्ट्रेंथ बेस्ड है, मतलब कि पर्सन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं उन पर फोकस किया जाता है, उनकी लिमिटेशंस पर नहीं। आज के टाइम पर गोल है रेगुलर स्कूल्स, रेगुलर कम्युनिटी और इक्वल राइट्स एंड डिग्निटी। तो अब कंक्लूजन की बात करें तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का हिस्ट्री एक जर्नी है, मिसअंडरस्टैंडिंग से अंडरस्टैंडिंग तक, नेग्लेक्टेंस से एक्सेप्टेंस तक और एक्सक्लूजन से इंक्लूजन्स तक। तो आज के टाइम में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले इंडिविजुअल्स को सीखने का, काम करने का और समाज में एक सम्मान के साथ जीने का पूरा अधिकार है। और अगर हम हिस्ट्री से आज के टाइम को कंपेयर करें तो बहुत सारे जो चेंजेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद डेफिनेशंस ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में हम बौद्धिक अक्षमता की कुछ अलग अलग इंटरनेशनल और इंडियन डेफिनेशंस को समझेंगे। तो सबसे पहले है ICD-10 की डेफिनेशन। ICD का मतलब है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ और 10 का मतलब है 10th रिवीजन। तो इन्होंने अपनी 10th रिवीजन में डेफिनेशन दी कि अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ द माइंड स्पेशली characterized by impairment of skills manifested during the developmental period which contribute the overall level of intelligence, that is cognitive, language, motor and social abilities। तो मानसिक मंदता मन के विकास में रुकावट या अपूर्णता की स्थिति है जो विकास काल के दौरान उत्पन्न होती है और जिसमें संज्ञानात्मक, भाषा, मोटर और सामाजिक क्षमताओं की कमी जो है वो पाई जाती है। तो सिंपल लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग माइंड का डेवलपमेंट रुक जाता है या इनकम्प्लीट होता है और ये कमी बचपन या फिर जो डेवलपमेंटल पीरियड है उसमें ही दिख जाती है। उसके अलावा इसमें कॉग्निटिव, लैंग्वेज, मोटर और सोशल स्किल्स, ये सभी चीज़ें जो है वो अफेक्ट होती है। और ICD-10 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन नाम से मेंशन किया गया है। तो ये जो मेंटल रिटार्डेशन की टर्म है ये पुरानी है, आज के टाइम पर जो टर्म यूज़ होती है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ICD ने IQ के लेवल्स की कुछ बात की है, तो जिसमें माइल्ड जो IQ होता है, माइल्ड जो लेवल होता है उसका IQ होता है 50 to 69, मॉडरेट का होता है 35 to 49, सीवियर का जो IQ होता है वो होता है 20 to 34 एंड प्रोफाउंड का जो IQ होता है वो बिलो 20। उसके बाद हम बात करते हैं WHO की डेफिनेशन जो कि है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने डेफिनेशन दी कि अ सिग्निफिकेंटली रिड्यूस एबिलिटी टू अंडरस्टैंड न्यू और कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड टू लर्न एंड अप्लाई न्यू स्किल्स रिजल्टिंग इन अ रिड्यूस्ड एबिलिटी टू कॉप इंडिपेंडेंटली एंड बिगिंस बिफोर अडल्टहुड। तो इन्होंने अपनी डेफिनेशन दी है कि नई या जटिल जानकारी को समझने और नए कौशलों को सीखने की क्षमता में उल्लेखनीय कमी जिसके कारण
व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने में कठिनाई महसूस करता है और यह स्थिति जो है वयस्कता से पहले उत्पन्न होती है। तो WHO के अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का सिंपल वर्ड्स में मतलब ये है कि नई या कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन को समझने की एबिलिटी का कम होना, उसके अलावा नई स्किल्स को सीखने में डिफ़िकल्टी होना और इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में प्रॉब्लम आना। और उनके अकॉर्डिंग जो ये कंडीशन है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अडल्टहुड से पहले स्टार्ट हो जाती है। और WHO के जो 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में लिमिटेशन होना, यानी कि बौद्धिक क्षमता में कमी होना, अडेप्टिव बिहेवियर में कमी होना, यानी कि जो उनको जो बिहेवियर है उसमें अडेप्ट करने में मुश्किल होती है, वन सेट बिफोर अडल्टहुड, यानी कि जो अडल्टहुड से पहले ये शुरू हो जाती है। उसके बाद AAIDD की बात करें, अमेरिकन एसोसिएशन ऑन इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसीज की बात करें तो इन्होंने डेफिनेशन दी कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड इन अडेप्टिव बिहेवियर एज एक्सप्रेस्ड इन कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल अडेप्टिव स्किल्स। दिस डिसेबिलिटी ओरिजिनेट्स बिफोर द एज ऑफ 18। तो इन्होंने कहा है कि बौद्धिक अक्षमता ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक कार्य क्षमता और अनुकूलन व्यवहार में उल्लेखनीय सीमाएं होती हैं। ये सीमाएं वैचारिक, सामाजिक और व्यवहारिक कौशलों में दिखाई देती हैं और यह अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न हो जाती है। तो जो AAIDD का डेफिनेशन आज के टाइम में सबसे मॉडर्न और वाइडली एक्सेप्टेड जो है वो माना जाता है। इनके अकॉर्डिंग इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब होता है सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में और अडेप्टिव बिहेवियर में जो कंसेप्चुअल, सोशल और प्रैक्टिकल स्किल्स को अफेक्ट करती हैं, उसके अलावा ये कंडीशन 18 साल के पहले अपीयर हो जाती है। AAIDD की जो खास बात ये है कि ये सिर्फ IQ पर डिपेंड नहीं करता है, इसके अलावा अडेप्टिव स्किल्स को हाईएस्ट इंपॉर्टेंस देता है और इंडिविजुअल की स्ट्रेंथ को भी कंसीडर करता है। तो ऐसा माना जाता है कि ये सबसे ज़्यादा होलिस्टिक डेफिनेशन है। उसके बाद हम बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ 1995 के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन दी गई है उसकी। तो इसमें मेंटल रिटार्डेशन मीन्स अ कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड ऑफ अ पर्सन विच इज स्पेशली कैरेक्टराइज्ड बाय सब नॉर्मेलिटी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने बोला है कि मानसिक मंदता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति के मस्तिष्क का जो विकास है वो रुक जाता है या अपूर्ण रहता है और यह स्थिति सामान्य बुद्धि के स्तर को कम बुद्धिमत्ता से पहचानी जाती है। तो इनकी जो डेफिनेशन है, जो इंडिया का जो सबसे पहला डिसेबिलिटी लॉ है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को मेंटल रिटार्डेशन के नाम से डिफाइन किया है। आपने अभी डेफिनेशन में देखा भी, इनका जो सबसे पहला वर्ड था वो स्टार्ट होता है मेंटल रिटार्डेशन मीन्स से। तो इनकी जो डेफिनेशन है वो काफ़ी सिंपल थी। इनके अकॉर्डिंग जो माइंड का जो डेवलपमेंट है वो उसका रुक जाना और इंटेलिजेंस का लेवल नॉर्मल से कम होना। तो जो ये पहली लीगल डेफिनेशन थी इंडिया में जिससे एजुकेशन और राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी शुरू हुआ। इसके बाद राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग डेफिनेशन थी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मीन्स अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन बोथ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, जिसमें आती हैं रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड अडेप्टिव बिहेवियर, जिसमें कि कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल स्किल्स आती हैं और ओरिजिनेटिंग बिफोर द एज ऑफ 18 ईयर्स। तो इन्होंने कहा कि बौद्धिक अक्षमता वह स्थिति है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक कार्य क्षमता, तर्क, सीखने और समस्या समाधान और अनुकूलन व्यवहार में उल्लेखनीय सीमाएं होती हैं और यह अक्षमता 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न हो जाती है। तो जो 2016 का राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट है वो ज़्यादा मॉडर्न और राइट बेस्ड अप्रोच लेता है। इसमें मेंटल रिटार्डेशन का टर्म हटाकर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी यूज़ किया गया है। इनकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में कमी आना, जैसे कि जिसमें होता है रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कमी, उसके अलावा अडेप्टिव बिहेवियर में कमी और उसके बाद ये जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है इनके अकॉर्डिंग 18 ईयर्स से पहले शुरू हो जाती है। उसके अलावा जो ये डेफिनेशन है हम इसको कह सकते हैं ये ज़्यादा रिस्पेक्टफुल है और इंक्लूसिव है। उसके बाद DSM-5 की बात करें, DSM का मतलब है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। तो जो इनकी डेफिनेशन है वो है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ अ डिसऑर्डर विद वन सेट ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल पीरियड दैट इंक्लूड्स बोथ इंटेलेक्चुअल एंड अडेप्टिव फंक्शनिंग, डेफिसिट्स इन
इन कंसेप्चुअल, सोशल एंड प्रैक्टिकल डोमेन्स। तो बौद्धिक अक्षमता एक ऐसी स्थिति है जो विकास काल के दौरान उत्पन्न होती है और जिसमें बौद्धिक तथा अनुकूलन कार्य प्रणालियों में कमी पाई जाती है। ये कमियां वैचारिक, सामाजिक और व्यवहारिक क्षेत्रों में दिखाई देती हैं। तो इनके अकॉर्डिंग डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग होती है और जो उसके अलावा डेफिशिट इन एडेप्टिव फंक्शनिंग होती है और जो ये कंडीशन है डेवलपमेंटल पीरियड में स्टार्ट हो जाती है। तो DSM-5 में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर भी बोला जाता है। इसके अलावा इनका मानना ये है कि IQ स्कोर इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया। ये IQ पर नहीं बल्कि व्यवहारिक अनुकूलन पर ज़्यादा जोर देते हैं और इनके अकॉर्डिंग अक्षमता की पहचान विकास काल के दौरान हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं इटियोलॉजी, कॉजेज एंड प्रिवेंशन की, यानी कि बौद्धिक अक्षमता के कारण और जो रोकथाम है वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लिख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का मतलब है कि किसी पर्सन में इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जैसे कि रीजनिंग, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और अडेप्टिव बिहेवियर जैसे कि कम्युनिकेशन, सोशल स्किल्स, डेली लिविंग स्किल्स, इन दोनों में नोटिसेबल डिफिकल्टी होती है। ये कंडीशन 18 ईयर्स से पहले अपीयर हो जाती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इटियोलॉजी, कॉजेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो ये कॉजेज और इटियोलॉजी सेम थिंग है। तो जिसका मतलब होता है जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है उसके कॉज कौन कौन से होते हैं। तो इनको हम जनरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, प्रीनेटल, पेरीनेटल एंड पोस्टनेटल। जो प्रीनेटल होता है वो बर्थ से पहले होता है, पेरीनेटल बर्थ के टाइम पर, और पोस्टनेटल होता है बर्थ के बाद। तो इसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं प्रीनेटल कॉजेज जो कि बर्थ से पहले होते हैं। ये वो कॉज होते हैं जो बेबी को कंसीव होने के बाद प्रेगनेंसी के दौरान अफेक्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आता है जेनेटिक और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जिसको हम आनुवांशिक कारण कहते हैं, और ये सबसे जो कॉमन प्रीनेटल कॉज है वो माना जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है डाउन सिंड्रोम, जिसको ट्राइसोमी 21 कहते हैं, जिसमें क्या होता है एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम की वजह से डेवलपमेंट स्लो हो जाता है। उसके बाद फ्रेजाइल सिंड्रोम में इनहेरिटेड म्यूटेशन जो लर्निंग और बिहेवियर दोनों को अफेक्ट करता है। PKU जिसको कहते हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया, इसमें मेटाबॉलिक डिसऑर्डर एक होता है। अगर इसे ट्रीट ना किया जाए तो ये इससे जो ब्रेन है वो डैमेज हो सकता है। उसके बाद माइक्रोसेफली या फिर हाइड्रोसेफेलस की बात करें तो इससे जो ब्रेन का जो एबनॉर्मल डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है। उसके जेनेटिक्स के बाद बात करते हैं मैटरनल इन्फेक्शंस की, यानी कि इसमें जो मातृ संक्रमण जो होता है वो होता है। तो अगर प्रेग्नेंट मदर को कुछ इन्फेक्शन हो जाए तो डायरेक्टली बेबी के ब्रेन को अफेक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें आते हैं रुबेला, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और साइटोमेगालोवायरस और सिफिलिस और HIV वायरस इसमें आ जाते हैं। उसके बाद मैटरनल हेल्थ एंड लाइफस्टाइल जो है इसमें मदर की हेल्थ और हैबिट्स बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। अगर मदर में मेल न्यूट्रिशन है, कुपोषण है, तो वो बच्चे को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। अगर मदर में एनीमिया है, खून की कमी है, वो भी बच्चे को अफेक्ट कर सकता है। या फिर अगर मदर स्मोकिंग करती हैं, ड्रिंक करती हैं, कोई ड्रग का यूज़ करती है, इससे भी जो फीटल एल्कोहल सिंड्रोम है वो देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर रेडिएशन एक्सपोजर अगर ज़्यादा होता है या फिर अगर मदर हार्मफुल मेडिसिन लेती हैं तो उससे जो बच्चा है उसको अफेक्ट हो सकता है। उसके बाद मैटरनल एज की बात करें तो यानी कि इसमें जो मदर की अगर एज 35 से अबव है तो इससे भी प्रेगनेंसी में क्रोमोसोमल जो डिसऑर्डर्स है उसका रिस्क बढ़ जाता है, स्पेशली डाउन सिंड्रोम। उसके बाद पेरीनेटल कोज यानी कि बर्थ के टाइम जन्मकालीन कारणों की अगर बात करें तो डिलीवरी के टाइम जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनकी वजह से भी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल बर्थ एस्फेक्सिया जिसको बोलते हैं, जिसमें बच्चे को ऑक्सीजन ना मिलना, प्री मैच्योर बर्थ, बहुत जल्दी डिलीवरी इसमें हो जाती है। लो बर्थ वेट यानी कि डिलीवरी के टाइम पर जो बच्चे का जो अंडरवेट होना, इससे जो बेबीज़ में रिस्क ज़्यादा होता है। बर्थ इंजरी या फिर ट्रॉमा, डिलीवरी के टाइम पर कोई हेड इंजरी हो जाना या फिर प्रोलॉन्ग लेबर की जो लंबा या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी प्रोसेस जो है वो चल जाए। तो पेरीनेटल स्टेज के प्रॉब्लम्स बेबी के ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पोस्टनेटल कॉजेज यानी कि बर्थ के बाद जन्मोत्तर कारणों की बात करें तो ये जो कॉजेज होते हैं ये बच्चे को बर्थ के बाद अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी टाइप का बच्चे में इन्फेक्शन हो जाना, हेड इंजरी हो जाना किसी एक्सीडेंट से, या फिर सीवियर मेल न्यूट्रिशन, बच्चे में कुपोषण की कमी, प्रोटीन विटामिन की कमी हो जाना, टॉक्सिक एक्सपोजर होना,
उसके अलावा साइकोलॉजिकल डिप्रिवेशन होना, यानी कि बच्चे को किसी कोई इंटरेक्शन की कमी, बच्चे को अगर उनके लव वन से कोई केयर और लव नहीं मिल रहा है तो इससे भी बच्चे को इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो सकती है। बच्चा खुद को अकेला फील कर सकता है, वो डिप्रेशन में जा सकता है। उसके अलावा कोई क्रोनिक इलनेस होना, ये भी जिनको हम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कह सकते हैं, इससे भी बच्चे को जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। अगर अर्ली चाइल्डहुड में ब्रेन को कोई हार्म हो जाए तो लर्निंग या फिर डेवलपमेंट दोनों स्लो हो जाता है। इसके बाद इसके प्रिवेंशंस की बात करें, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के इसके 3 लेवल होते हैं। सबसे पहले आता है प्राइमरी प्रिवेंशन, जिसमें आता है डिसेबिलिटी होने से पहले डिसेबिलिटी को रोकना। तो इसका एम है डिसेबिलिटी को शुरू होने से पहले ही प्रिवेंट करना। तो इसके कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हैं, जैसे कि जेनेटिक काउंसलिंग। अगर फैमिली हिस्ट्री है तो तो बेबी प्लान करने से पहले हमें काउंसलिंग लेनी चाहिए या फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा एंटेनल केयर की बात करें तो इसमें रेगुलर चेकअप्स आ जाते हैं, वैक्सीनेशन प्रॉपर होना, अल्कोहल, टबैको और जो ड्रग्स हैं उन्हें अवॉइड करना, बैलेंस डाइट लेना, फॉलिक एसिड का अच्छे से यूज़ करना और लेना, और सेफ मदरहुड एज को देखना। उसके अलावा जो प्राइमरी प्रिवेंशन है ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। उसके बाद सेकेंडरी प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें आता है अर्ली डिटेक्शन एंड इंटरवेंशन, द्वितीयक रोकथाम हम इसको हिंदी में कहते हैं। तो इसका एम होता है डिसेबिलिटी का रिस्क जल्दी पकड़ना और टाइम पर ट्रीटमेंट देना। तो इसके स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले न्यूबॉर्न की स्क्रीनिंग करना, डेवलपमेंटल चेकअप्स करवाना, प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट और ऑफ इन्फेक्शन करना। उसके अलावा अर्ली स्टिमुलेशन प्रोग्राम जैसे कि सेंसरी मोटर कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ इनको डिटेक्ट करना। और अर्ली डिटेक्शन से क्या होता है कि जो बेटर आउटकम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद टर्शरी प्रिवेंशन की बात करें तो इसमें रिहैबिलिटेशन और सपोर्ट आता है। इसका एम होता है जो डिसेबिलिटी ऑलरेडी है उसके इम्पैक्ट को कम करना। इसकी मेन स्टेजेस होती हैं स्पेशल एजुकेशन एंड आईईपी, उसके अलावा स्पीच, ऑक्यूपेशनल और फिजियोथेरेपी, वोकेशनल ट्रेनिंग, फैमिली काउंसलिंग और सोशल इंक्लूजन प्रोग्राम्स इसमें आ जाते हैं। इस स्टेज में जो गोल होता है कि बच्चे को इंडिपेंडेंट और फंक्शनल बनाना। उसके बाद लास्ट में आता है कंक्लूजन, जिसमें हम लिख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के कॉजेज मल्टीफैक्टोरियल हैं, जिसमें कि जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, सोशल, ये सभी चीज़ें आती हैं। उसके अलावा प्रॉपर प्रीनेटल केयर, अर्ली डिटेक्शन, हेल्थ एजुकेशन और फैमिली सपोर्ट से हम बहुत सारे ऐसे केसेस को रोक सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि प्रिवेंशन एक टीम वर्क है, जिसमें कि पेरेंट्स, टीचर्स, डॉक्टर, सोसाइटी, इन सब का जो रोल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, मेडिकल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल एंड आईसीएफ, जिसमें कि बौद्धिक अक्षमता का जो वर्णन है, जो वर्गीकरण है, इसमें हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, अडेप्टिव बिहेवियर, इन दोनों में डिफ़िकल्टी आती है। ये सभी जो हैं 18 ईयर्स से पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। और इस डिसेबिलिटी को समझने के लिए डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और टीचर्स ने अलग अलग क्लासिफिकेशन सिस्टम्स बनाए हैं, जिससे हम कॉज, सीवियरिटी और लर्निंग नीड्स को बेटर समझ सकते हैं। तो आज हम 4 मेजर क्लासिफिकेशंस को देखेंगे, जिसमें आता है मेडिकल क्लासिफिकेशन, साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और एजुकेशनल क्लासिफिकेशन। उसके अलावा आईसीएफ क्लासिफिकेशन, जो कि WHO मॉडल यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो मॉडल है उसके बेस पर है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेडिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें आता है चिकित्सीय वर्गीकरण। तो इसका जो आधार है, इसका जो बेस है वो है मेडिकल क्लासिफिकेशन कॉजेज, यानी कि इटियोलॉजी पर बेस्ड है। डॉक्टर्स देखते हैं कि डिसेबिलिटी का बायोलॉजिकल जो रीज़न है वो क्या है। इसकी कुछ मेन कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल कोज, जिसमें डॉक्टर्स चेक करते हैं बच्चों को डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, फ्रेजाइल सिंड्रोम तो नहीं है, टर्नर सिंड्रोम या फिर PKU, ये सब तो नहीं है। तो हिंदी में अगर बात करें तो इसमें डॉक्टर अनुवांशिक या फिर गुण सूत्रीय दोष जैसे कि डाउन सिंड्रोम, फ्रेजाइल सिंड्रोम आदि इन सबको चेक करते हैं। उसके बाद प्रीनेटल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें मैटरनल इन्फेक्शन लाइक रूबेला, मेल न्यूट्रिशन, एल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग, रेडिएशन एक्सपोजर,
एक्सपोजर इन सबको चेक किया जाता है। पेरिनेटल कॉजेज़ में बर्थ एस्फिक्सिया यानी कि ऑक्सीजन का ना मिलना, प्रीमेच्योर बर्थ, लो बर्थ वेट या फिर बर्थ इंजरी आ जाते हैं। उसके अलावा पोस्ट नेटल कॉजेज़ यानी कि बर्थ के बाद में आते हैं कुछ इन्फेक्शन जैसे कि मेनिंजाइटिस या फिर एंसेफेलाइटिस, उसके अलावा हेड इंजरी, मेल न्यूट्रिशन या फिर टॉक्सिक एक्सपोजर। उसके बाद यूजेस की बात करें तो मेडिकल क्लासिफिकेशन से डॉक्टर्स को पता चलता है कि कॉज ट्रीटेबल है या फिर प्रिवेंटेबल है। इससे अर्ली डायग्नोसिस और प्रिवेंशन प्लानिंग जो है वो आसान हो जाती है। उसके बाद साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी कि मनोवैज्ञानिक वर्गीकरण की बात करें तो इसका जो बेस है, जो आधार है, तो ये क्लासिफिकेशन आईक्यू यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशिएंट और स्टैंडर्डाइज्ड साइकोलॉजिकल टेस्ट पर बेस्ड होता है, जैसे स्टैनफोर्ड बिनेट और वेशलर स्केल्स। तो साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड का आईक्यू स्कोर मेजर करते हैं और सीवियरिटी डिसाइड करते हैं कि किस लेवल का जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है वो बच्चे में है। तो माइल्ड जो आईडी होता है वो होता है 50 to 69 आईक्यू, तो क्लास 6 लेवल तक पढ़ सकते हैं, इंडिपेंडेंट लाइफ पॉसिबल होती है विद लिटिल सपोर्ट। उसके बाद मॉडरेट आईडी में जो आईक्यू होता है वो 35 to 49 होता है। इसमें बेसिक कम्युनिकेशन और सेल्फ हेल्प स्किल्स जो बच्चे वो कर सकते हैं और रेगुलर सुपरविजन जो इसमें रिक्वायर्ड होता है। सीवियर आईडी में आईक्यू 20 to 34 होता है। इसमें जो स्पीच होती है काफ़ी लिमिटेड होती है और इसमें जो एक्सटेंसिव सपोर्ट है उसकी जो नीड है वो देखने को मिलती है। उसके अलावा प्रोफाउंड आईडी में जो आईक्यू होता है वो बिलो 20 होता है। इसमें जो पूरी टोटल केयर जिसको हम कह सकते हैं वो रिक्वायर्ड होती है। ऑल डेली एक्टिविटीज़ में असिस्टेंस जो है वो रिक्वायर्ड इसमें होती है। और अब इसके यूज़ की बात करें तो ये क्लासिफिकेशन डायग्नोसिस, असेसमेंट और एजुकेशनल प्लेसमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। टीचर्स और साइकोलॉजिस्ट दोनों इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, शैक्षिक वर्गीकरण की बात करें तो इसका बेस होता है, ये क्लासिफिकेशन आईक्यू पर नहीं बल्कि लर्निंग एबिलिटी, फंक्शनल स्किल और एजुकेशनल नीड्स पर बेस्ड होती है। इसकी मेन कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहले आती है EMR जिसको हम कहते हैं एडुकेबल मेंटली रिटार्डेड। इसमें प्राइमरी मिडिल लेवल एकेडमिक्स जो हैं वो बच्चे सीख सकते हैं। बेसिक रीडिंग, राइटिंग, मैथ्स जो है वो पॉसिबल होती है। इनका गोल होता है इंडिपेंडेंट लिविंग और एकेडमिक्स। उसके अलावा TMR यानी कि ट्रेनेबल मेंटली रिटार्डेड में हम कह सकते हैं इसका जो एकेडमिक्स है वो काफ़ी लिमिटेड होता है। सेल्फ हेल्प स्किल, डेली लिविंग और सिंपल वोकेशनल स्किल्स जो हैं वो बच्चे इसमें सीख सकते हैं। उसके अलावा इनका गोल होता है, इनका जो लर्निंग फोकस होता है वो सिंपल केयर पर होता है, सेल्फ केयर पर होता है और सिंपल वर्क स्किल्स पर होता है। CMR कस्टोडियल मेंटली रिटार्डेड की बात करें तो इसमें काफ़ी सीवियर लिमिटेशंस होती है। इसमें बच्चे को टोटल केयर और सुपरविजन की ज़रूरत होती है। इसमें जो फोकस है, लर्निंग फोकस है वो होता है डेली लिविंग, हेल्थ और सेफ्टी केयर पर। और उसके बाद रीसेंट एजुकेशनल फोकस की अगर हम बात करें तो मॉडर्न स्पेशल एजुकेशन में IQ से ज़्यादा एम्फेसिस होता है और फंक्शनल करिकुलम, कम्युनिकेशन स्किल, डेली लिविंग स्किल, IEP, इंक्लूसिव एजुकेशन, ये सभी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ICF क्लासिफिकेशन, WHO इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शनिंग 2001 की बात करें तो इस ICF एक मॉडर्न और होलिस्टिक अप्रोच है। ये डिसेबिलिटी को सिर्फ मेडिकल इशू नहीं मानता बल्कि एक इंटरेक्शन मानता है पर्सन और उसके एनवायरनमेंट के बीच में। तो इसके कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले आता है बॉडी फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, जिसमें कि इंक्लूड होता है ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरोलॉजिकल फंक्शन और फिजिकल स्ट्रक्चर। उसके बाद एक्टिविटी लिमिटेशंस की बात करें तो इसमें डेली टास्क सच एज लर्निंग, कम्युनिकेशन और सेल्फ केयर करने में डिफ़िकल्टी आती है। पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जिसमें कि सोशल इंटरेक्शन, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में कुछ जो लिमिटेशंस हैं, जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो देखने को मिल सकती है। और उसके बाद कॉन्टेक्चुअल फैक्टर्स की बात करें तो इसमें आ जाता है एनवायरनमेंट, जिसमें कि सोशल सपोर्ट, एक्सेबिलिटी और एटीट्यूड्स। और पर्सनल की बात करें तो मोटिवेशन, कोपिंग स्टाइल, एज और जेंडर, ये सभी इसमें आ जाते हैं। यानी कि जो पर्यावरणीय या व्यक्तिगत कारण जो हैं वो संदर्भीय कारक में आ जाते हैं। इसकी सिग्निफिकेंस की बात करें यानी कि इसके महत्व की बात करें तो ये दृष्टिकोण व्यक्ति की क्षमता पर केंद्रित है, अक्षमता पर नहीं। यानी कि ये डिसेबिलिटी बेस्ड है। ये डिसेबिलिटी
कैपेबिलिटी बेस्ड अप्रोच नहीं है बल्कि एक एबिलिटी बेस्ड अप्रोच है कि इंक्लूसिव सोसाइटी को प्रमोट करता है। उसके अलावा ये एनकरेज करता है मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरवेंशन को, यानी कि जिसमें कि मेडिकल, एजुकेशन और सोशल स्किल्स आ जाते हैं, और इसके अलावा रिहेबिलिटेशन और पार्टिसिपेशन पर भी ये फोकस करता है। तो ये अप्रोच एक चाइल्ड को होल पर्सन की तरह देखता है, सिर्फ आईक्यू या मेडिकल इश्यूज के थ्रू नहीं देखता। उसके बाद सबसे लास्ट में हम कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्लासिफिकेशन के अलग अलग सिस्टम्स हैं, जिसमें कि मेडिकल, साइकोलॉजिकल, एजुकेशनल और आईसीएफ आ जाते हैं। मेडिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम डायग्नोसिस में हेल्प करते हैं, एजुकेशनल सिस्टम टीचिंग और सपोर्ट को प्लान करता है। उसके अलावा आईसीएफ सिस्टम ह्यूमन राइट, पार्टिसिपेशन और इंक्लूजन को इम्पोर्टेंस देता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रीनिंग, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टरिस्टिक और नीड ऑफ पीडब्ल्यूआईडी की, जिसमें कि बौद्धिक अक्षमता वाले व्यक्तियों की जांच, पहचान, विशेषताएं तथा जो आवश्यकताएं हैं वो क्या हैं। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी एक ऐसी डेवलपमेंटल कंडीशन है जिसमें व्यक्ति की बौद्धिक कार्य क्षमता और अनुकूलन व्यवहार यानी कि अडेप्टिव बिहेवियर सामान्य व्यक्ति से कम होता है। सेम डेफिनेशन है जिसको हम इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं कि ये 18 वर्ष की जो आयु है उससे पहले दिखाई दे जाती है। अर्ली स्क्रीनिंग और आइडेंटिफिकेशन काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि जितनी जल्दी हम बच्चे की समस्या को समझते हैं उतनी जल्दी हम उसकी सहायता और उसको इंटरवेंशन दे पाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्रीनिंग ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की, जिसका जो मीनिंग है वो ये है कि स्क्रीनिंग एक क्विक प्रीलिमिनरी प्रोसेस है जिससे पता चलता है कि बच्चा डेवलपमेंट में पीछे तो नहीं है। और स्क्रीनिंग डायग्नोसिस नहीं देती, ये केवल ये बताती है बच्चे को आगे असेसमेंट की ज़रूरत है या नहीं। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्क्रीनिंग क्या है, इसमें जो अर्ली डिटेक्शन हो जाता है जो कि 0 से 6 ईयर्स तक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और टाइम पर अर्ली इंटरवेंशन शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा सेकेंडरी प्रॉब्लम्स को इससे रोका जा सकता है, और पेरेंट्स को भी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो समझ में आ जाती है। इसके अलावा थेरेपीज़ और एजुकेशन की जो प्लानिंग है वो भी बच्चे के लिए काफ़ी जल्दी हो जाती है। तो कुछ जो कॉमन स्क्रीनिंग टूल्स की बात करें तो सबसे पहले आता है APGAR स्कोर, जिसमें कि न्यूबॉर्न की जो स्थिति है उसका पता चलता है। डेनवर डेवलपमेंटल स्क्रीनिंग टेस्ट से मोटर, लैंग्वेज, सोशल स्किल्स को चेक किया जाता है। डेवलपमेंटल चेकलिस्ट होती हैं जो कि टीचर्स के द्वारा यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा RBSK जो स्क्रीनिंग है वो इंडिया के द्वारा दी गई है, को कहते हैं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इससे भी जो बच्चे की स्क्रीनिंग है वो की जाती है। पोर्टेज गाइड आ जाता है। उसके अलावा प्री स्कूल स्क्रीनिंग टूल्स जो कि लैंग्वेज, कॉग्निशन, सोशल बिहेवियर के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद इंडिकेटर्स ड्यूरिंग स्क्रीनिंग की बात करें, यानी कि जांच के जो संकेत हैं वो कौन कौन से होते हैं, क्या संकेत हमें मिलते हैं कि जब ये हमें स्क्रीनिंग करवानी चाहिए। तो सबसे पहले डिले इन माइलस्टोन्स, यानी कि बच्चे के बैठने, चलने और बोलने में देरी होना। उसके अलावा पुअर अटेंशन बच्चे का होना, सोशल इंटरेक्शन में कमी होना, लैंग्वेज डिले होना, या फिर सीखने में जो गति है, सीखने की जो गति है वो काफ़ी धीमी होना, और यानी कि उसको लर्निंग में काफ़ी रिपीटेशन की ज़रूरत होना। तो जब ये इंडिकेटर्स दिखते हैं तो स्क्रीनिंग की जो नीड है बच्चे को वो होती है। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन एक सिस्टमैटिक डिटेल्ड प्रोसेस है जिससे जो ID की पुष्टि है वो की जाती है, उसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें आता है रेफरल, या जिसमें पेरेंट्स या टीचर जो है वो बच्चे के डिलेज को नोट करते हैं। उसके अलावा डेवलपमेंटल हिस्ट्री, प्रेगनेंसी, बर्थ, हेल्थ माइलस्टोन्स, इन सब को चेक किया जाता है। मेडिकल असेसमेंट में न्यूरोलॉजिकल या फिर जेनेटिक कारणों की जांच की जाती है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट में IQ टेस्ट जो है वो किए जाते हैं। अडेप्टिव बिहेवियर स्किल्स से जो बच्चे की टेस्टिंग की जाती है। एजुकेशनल इवेल्युएशन, बच्चे का जो पढ़ने लिखने का स्तर है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, वो सभी चीज़ें चेक की जाती हैं। उसके अलावा सोशल असेसमेंट, यानी कि जो घर का एनवायरनमेंट है, बच्चे का इंडिपेंडेंट लेवल है, बच्चे का बिहेवियर है, इन सब को चेक किया जाता है। इस सब से जो बच्चे का जो आइडेंटिफिकेशन है वो किया जाता है। डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या होता है, इसमें जो IQ होता है वो लगभग 70 या उससे कम होता है। उसके अलावा
बच्चे के एडेप्टिव बिहेवियर में कमी देखी जाती है, जो उसकी कॉन्सेप्चुअल, सोशल और जो पर्सनल प्रैक्टिकल स्किल्स हैं वो काफ़ी कम होती हैं और 18 ईयर्स से पहले ही ये शुरू हो जाती है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ PWID की बात करें, यानी कि पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, उनमें सबसे पहले आ जाती है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बच्चे के रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग में कठिनाई होती है, लर्निंग पेस काफ़ी स्लो होता है, अटेंशन स्पैन काफ़ी कम होता है, एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है वो काफ़ी कम देखने को मिलती है। उसके अलावा उनकी जो मेमोरी होती है वो काफ़ी पुअर होती है। किसी भी कॉन्सेप्ट्स को सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिपीटेशन की ज़रूरत वो होती है। लैंग्वेज और कम्युनिकेशन की बात करें तो बोलने में देरी हो सकती है, यानी कि स्पीच डेवलपमेंट में डिले देखने को मिल सकता है। लिमिटेड वोकेबलरी होती है, उनके पास वर्ड्स की कमी होती है, उनको सेंटेंस फॉर्मेशन में काफ़ी कठिनाई देखने को मिलती है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शंस को समझने में उनको समस्या आती है। और इसके बाद सोशल एंड इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में इमैच्योर सोशल बिहेवियर होता है और जो फ्रेंडशिप है और जो रिलेशंस बनाने में उनको काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है और डिपेंडेंट होते हैं, दूसरे लोगों पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर होते हैं। उसके अलावा जो उनका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी लो होता है और कभी-कभी जो टेंट्रम्स हैं वो बच्चे के वो भी देखने को मिल सकते हैं, उनमें जो टेम्पर इशू है वो भी हो सकता है। मोटर एंड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बच्चे की जो फाइन और ग्रोस मोटर है उनमें डिले होता है, बच्चे का जो आई हैंड कोऑर्डिनेशन है उसमें कमी आती है, बच्चे की मसल टोन जो है वो काफ़ी कमज़ोर होती है और जो बच्चे को बॉडी बैलेंसिंग में भी कमी देखने को मिल सकती है। उसके बाद हम एकेडमिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो बच्चे के रीडिंग, राइटिंग, न्यूमेरेसी इन सब में कठिनाई देखने को मिलती है। जो प्रैक्टिकल टास्क होते हैं उनमें उनको प्रॉब्लम होती है और उनको हर बार स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत जो है वो होती है। उसके बाद देखते हैं कि नीड्स ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती हैं, इनकी जो नीड्स हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जो इनकी जो नीड्स हैं वो होलिस्टिक होनी चाहिए, जिसमें कि एजुकेशन, सोशल, इमोशनल, कम्युनिकेशन, डेली लिविंग और वोकेशनल, ये सभी चीज़ें आ जाती है। तो एजुकेशनल की बात करें तो इनको नीड होती है सबसे पहले IEP की, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम की, उसके अलावा फंक्शनल करिकुलम की, जिसमें कि डेली लिविंग, मनी यूज़, टाइम, सेफ्टी, ये सब कैसे करना है इन सबको ये सिखाना चाहिए। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, यानी कि जो चीज़ें उनको सिखाई जाए वो एक्टिविटी बेस्ड हो, पहले उनको कर कर दिखाया जाए फिर उनको सिखाया जाए। मल्टी सेंसरी टीचिंग उनके लिए करवाई जानी चाहिए, रिपीटेशन और रीइंफोर्समेंट का यूज़ करना चाहिए, सिंप्लीफाइड कंटेंट और विजुअल एड्स का यूज़ करें। काफ़ी जितना सिंपल कंटेंट उनके लिए होगा, उनकी जो लर्निंग है उतनी ही ज़्यादा ईजी होगी। उसके बाद एजुकेशन में इंक्लूजन देखना पड़ेगा और यानी कि उन सभी लोगों को एक साथ मिलकर सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद सोशल और बिहेवियरल नीड्स की बात करें तो उन्हें सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट उनको मिलना चाहिए, एनकरेजमेंट और इमोशनल सिक्योरिटी उनको मिलनी चाहिए। उसके अलावा उनको मोटिवेशन देना चाहिए, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए, जिससे कि जो उनका कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्ड हो। कम्युनिकेशन नीड्स की बात करें तो स्पीच थेरेपीज में आ सकती है, पिक्चर, जेस्चर, AAC जो डिवाइस है वो उनको यूज़ करवाए जा सकते हैं। उसके अलावा उन्हें शॉर्ट और क्लियर इंस्ट्रक्शन भी दे सकते हैं। उसके बाद डेली लिविंग स्किल में ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, ईटिंग, टॉयलेटिंग, ये सभी चीज़ें उनको सिखाना, सेफ्टी अवेयरनेस के बारे में उनको अवगत कराना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन स्किल्स इसमें आ जाती हैं। ट्रैवल ट्रेनिंग की जो ट्रैवल ट्रेनिंग जो है वो बड़े बच्चों को दी जा सकती हैं। वोकेशनल नीड्स की बात करें तो सिंपल और कुछ सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जिसमें कि कुछ सिंपल ट्रेनिंग से उनको कुछ मीनिंगफुल जॉब्स दिलवाना, ये जो वोकेशनल नीड्स हैं ये एडोलेसेंट और एडल्ट्स के लिए होती है। उसके अलावा इसमें वर्क हैबिट और सोशल कंडक्ट को बढ़ाना, सपोर्टेड एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड करना और लाइफ स्किल्स सिखाना, इंडिपेंडेंट लिविंग को प्रमोट करना। उसके अलावा फैमिली नीड्स में आ जाता है पेरेंट्स के लिए काउंसलिंग, होम बेस्ड ट्रेनिंग और गाइडेंस देना, गवर्नमेंट की स्कीम्स और जो जो जानकारी है उनके पेरेंट्स तक पहुंचाना। तो इसमें हम कंक्लूजन में कह सकते हैं कि अर्ली स्क्रीनिंग और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन से पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
डिसेबिलिटी की लाइफ में हम बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं। उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझकर हम सही एजुकेशनल प्रोग्राम्स, थेरेपी और सपोर्ट प्लान कर सकते हैं। उनको हम नई नई चीज़ें काफ़ी रिपीटेशन से, एक्टिविटीज़ से करवा सकते हैं। और जो अडल्ट्स हैं, जो अडोलेसेंट्स हैं, उनको भी हम कुछ ट्रेनिंग से जो एम्प्लॉयमेंट है वो सब चीज़ें भी प्रोवाइड करवा सकते हैं।